हेलो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आईआईबीएफ के बारे में। आईआईबीएफ के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। जो बैंक बीसी लेने के लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बैंकिंग के काम करने के लिए आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना और आईआईबीएफ के बारे में और बैंकिंग के बारे में समझना आपके लिए ज़रूरी है। और उसका एक सर्टिफिकेट आईआईबीएफ सर्टिफिकेट रहता है। तब आपने इसका फॉर्म सबमिट किया होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो आईआईबीएफ के बारे में। आईआईबीएफ के बारे में अच्छा खासा परसेंटेज लेना है और बैंक से बीसी लेना है, जिसके बारे में वीडियो है। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे खासे परसेंटेज पर आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। चलो देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा खाता पीएमजेडीवाई के तहत प्रधानमंत्री के जो पीएमजेडीवाई के तहत खोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनपढ़ खाते, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त खाते, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत खाते, ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। ये पीएमजेडीवाई के तहत सब प्रकार के खाते खोले जाते हैं। संयुक्त खाते, व्यक्तिगत खाते, अनपढ़ खाते, ये सब कुछ ऊपर दिए गए सब कुछ खाते आप पीएमजेडीवाई के तहत खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं डैश, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक संबंध नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए बैंक की सुरक्षा में सामान रखना, ऑप्शन नंबर बी बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को पैसे भेजना, ऑप्शन नंबर सी बैंक से धन उधार लेना, ऑप्शन नंबर डी बैंक के लिए अपने व्यवहार संवाददाता के रूप में कार्य करना। लेन देन के प्रकार आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध रहते हैं। बैंक के लिए अपने संवाददाता के रूप में कार्य करना। ये बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, बट आप इसको समझेंगे तो आप आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर मिलता है कि किशोक बैंकिंग एक डैश सक्षम पीसी आधारित प्रणाली है, जिसे कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट बैंक, ऑप्शन नंबर 2 प्रौद्योगिकी खुदरा आउटलेट, ऑप्शन नंबर 3 तकनीकी रूप से आउटसोर्सिंग और ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट मिनी शाखा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है इंटरनेट मिनी शाखा, जिसे किसी बैंकिंग मतलब जो सीएसपी पॉइंट लेना है, बैंक बीसी लेना है, जिसे इंटरनेट मिनी शाखा कहा जाता है। जिसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं वही मिनी शाखा और सीएसपी और किसी बैंकिंग इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवृत्ति जमा के लिए जमाकर्ता डैश बनता है। ऑप्शन नंबर ए 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा, ऑप्शन नंबर डी शुरुआत में पूरी राशि जमा, ऑप्शन नंबर सी 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का वार्षिक जमा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते। 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवृत्ति जमा के लिए जमाकर्ता डैश बनता है। 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा, ये इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बैंक क्वेश्चन नंबर 5 में मिलता है बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल है, जिसके ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाला कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी बैंक के साथ हैकिंग लेन देन करने वाला कोई व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बैंक का एक व्यक्तिगत उधारकर्ता, ऑप्शन नंबर डी बैंक के पास जमा खाता रखने वाली कोई कानूनी इकाई। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं, बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक आने वाला कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। ये एक पेज पे 2 क्वेश्चन, इसलिए 2-4 आगे वाले हैं। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्वेश्चन रहने से केयर में नहीं आए, ये 2-4 इतना ही बस, और कुछ नहीं। बाकी के सब ठीक है, अभी चेक किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है भारतीय स्टेट बैंक एक डैश है। ऑप्शन नंबर ये निजी क्षेत्र का बैंक है, ऑप्शन नंबर बी सहकारी बैंक है, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इनमें से कोई नहीं। सवाल ये कि भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है
हमारे देश में सहकारी बैंकों में विभिन्न किस्में हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? विभिन्न किस्में इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मिलता है शहरी सहकारी, ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी जिला सहकारी बैंक। इसमें सवाल यह है कि हमारे देश के सहकारी बैंकों की विभिन्न किस्में, जिनमें से कौन सा एक नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। यह ऑप्शन नंबर 7 का सेकंड नंबर बी पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिलता है निम्नलिखित में से कौन मैक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा, ऑप्शन नंबर 2 बीसी के हाथ से संचालित उपकरण, और ऑप्शन नंबर सी बायोमेट्रिक प्रणालीकरण की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मैक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? नहीं है, यहाँ पर है का मतलब नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलता है पीएमजेडीवाई की दीर्घकालिक दृष्टिकोण डैश की नींव रखना है। ऑप्शन नंबर ए नगद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी कैशलेस अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। यहाँ पर पीएमजेडीवाई की दीर्घकालिक दृष्टिकोण डैश की नींव रखना है, तो यहाँ पर कैशलेस और अर्थव्यवस्था इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है जमा खाते के मामले में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है। यहाँ पर मृतक और ग्राहक द्वारा वंचित व्यक्ति को मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर ए बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक आने वाला कोई भी, बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं, बैंक के खाता खोलने के इरादे से बैंक आने वाला कोई भी व्यक्ति, बैंक के साथ हैकिंग लेन देन करने वाला कोई व्यक्ति, बैंक के साथ व्यक्तिगत उधारकर्ता। और इसका सही जवाब, ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जल्दी इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर मिलता है बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत वैध कारण हो सकता है? ऋण इतिहास के कारण, ऋण आवेदन की गैर स्वीकृति, अतिरिक्त कारणों से मंजूरी या सविस्तर में देरी, परियोजना के कारण के ऋण आवेदन की स्वीकृति, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार संशोधित ब्याज दर के आवेदन। बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत का वैध कारण हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी आता है आंतरिक कारणों से मंजूरी या सविस्तरीकरण में देरी। इसे आप नोट करके रख लीजिए, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका भी एक क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर आंसर है। बस 2 है, 15 के बाद सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है बैंक लेन देन में ग्राहक की पहचान सामान्यता उसकी डैश से की जाती है। बैंक के ऑप्शन नंबर है बैंक के पास रिकॉर्ड के हस्ताक्षर से की जा सकती है। हस्ताक्षर जो रहती है ना, उससे उसकी जांच की जा सकती है और उसकी पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 में मिलता है केकेसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसान कैश क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी किसान कैश कार्ड, ऑप्शन नंबर सी किसान कस्टमर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह सब कुछ केकेसी में नहीं मिलता, इनमें से ये कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर मिलता है पीएमजेडीवाई खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है उसे, हाँ यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ये संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड को पूरा करना है। संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड को पूरा करना होगा। पीएमजेडीवाई अकाउंट को सेविंग बैंक अकाउंट में बदलना होगा। ऑप्शन नंबर डी चेकबुक नहीं मिलेगी क्योंकि पीएमजेडीवाई खाते में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड को पूरा करना है। अब यहाँ से बिल्कुल सही मिलेंगे। एक क्वेश्चन एक ही पेज पर आपको मिलने वाले, बट 2-4 थे वो अपने क्लियर हो गए, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर मिलता है लेन देन के प्रकार के आधार पर और ग्राहक के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंकर ग्राहक संबंध में
परिणाम नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 1 माल को बैंक के पास सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को पैसा भेजना। ऑप्शन नंबर सी बैंक से धन उधार लेना। ऑप्शन नंबर डी बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। ये बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 पर मिलता है निम्नलिखित में कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए जमा की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी जमा के समय में वापस लेना आसान है। ऑप्शन नंबर सी नामांकन की सुविधा। ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। निम्नलिखित में कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये सब कुछ इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लघु वित्त बैंक एसबीएफ को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसकी राशि प्रति उधारकर्ता। ऑप्शन नंबर ए 25 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 30 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 35 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 50 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ पर 25 लाख से अधिक नहीं है, मतलब 25 लाख से अधिक नहीं, 25 लाख के अंदर ही आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है 1 रुपए की नोट पर डैश के हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ज़रूरी सवाल है। और 1 रुपए की नोट का या 10 का आता है, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, यहाँ तक की नोटों के किसकी सिग्नेचर होती है इसके बारे में आपसे सवाल होते रहेंगे। बैंकिंग के काम कर रहे हो तो उसके बारे में यही सवाल होते रहेंगे। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। वित्त मंत्रालय सचिव के, यहाँ पर आपको याद रखना है ये। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय सचिव। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार। ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 में मिलता है पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खातों में बनाए जाने वाला न्यूनतम शेष क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है, मतलब इसमें कोई रेश नहीं, आप कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मिलता है आपके ग्राहक ने साधारण ब्याज के प्रति वर्ष 8% की दर से 20,000 रुपये 1 वर्ष को निवेश किया है। इस जमा की परिपक्वता राशि क्या होगी। यहाँ पर परसेंटेज के बारे में है। आईआईबीएफ में सब यही रहता है भाई, परसेंटेज का इधर उधर का बैंकिंग का रहता है सब कुछ, बस माइंड ठंडा रखना है और काम करना है। ऑप्शन नंबर ए 21,200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी 21,600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 21,800। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ 4 आने का 3 आ गया, 21,000 रुपये। यहाँ पर इसके बारे में जो कुछ हमने डिटेल ये करी थी 8% की दर से अगर आप काउंट करेंगे तो इसका 21,600 रुपये होगा। मतलब कैसा है, 10,000 को 800 रुपये, 20,000 रुपये के 1,600 रुपये, 1,600 रुपये प्लस 20,000, 21,600 रुपये। यहाँ पर इसका आंसर है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इस तरीके से रहते हैं ये 21,600 रुपये। समझ में आ गया? अब देखते रहिए, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक का व्यवहार और रवैया। ऑप्शन नंबर 2 अनुचित तकनीक का उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 उच्च बैंक शुल्क और ब्याज। ऑप्शन नंबर 4 अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर ए स्टाफ का व्यवहार और रवैया, यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलता है पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही है।
ऑप्शन नंबर ए घर का बंधक, ऑप्शन नंबर 2 बीमा पॉलिसी की गिरवी, ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति पर चार्ज, ऑप्शन नंबर 4 कोई सुरक्षा नहीं। ये इसमें कोई सुरक्षा नहीं आती, इसलिए ये कोई सुरक्षा नहीं, बिल्कुल ये घर का बंधक, बीमा पॉलिसी, गिरवी, संपत्ति पर चार्ज, ये सब कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 पे मिलता है एक सावधि जमा को डैश के रूप में से वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मांग जमा, ऑप्शन नंबर 2 ऋण उपादान, ऑप्शन नंबर 3 टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 टर्म डिपॉजिट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बचत और खाता खोलने के लाभ, ऑप्शन नंबर 2 रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा यहाँ तक है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ पर नहीं हो गया, ऊपर के ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। पहले इसे मैं और एक बार पढ़ लेता हूं ताकि मुझे आंसर क्या है ये पता लगे। निम्नलिखित में से किसे पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? इसको मुख्य केंद्र कहा जा सकता है रुपे डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 पर मिलता है निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा बीटीएल योजना के तरह लोगों को दी जा रही है? ऑप्शन नंबर ए एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ टोकन, ऑप्शन नंबर 2 एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऑप्शन नंबर 3 एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष बिल अंतरण, ऑप्शन नंबर 4 एलपीजी सब्सिडी का सीधा बिल टोकन, ऑप्शन नंबर 2 एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। क्वेश्चन नंबर 28 पर मिलता है श्री बी अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहते हैं, उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे? जैसे कि श्री बी अपनी पत्नी और बेटे के अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहते, उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे? ऑप्शन नंबर ए बैंक उनके अनुरोध को स्वीकार करेगा क्योंकि वे उसके परिवार के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बैंक स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि नामांकन 2 व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 4 ऊपर ए और बी दोनों। यहाँ पर जो पूछा गया अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहते हैं डैश उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे? बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। बैंक स्वीकार करेगा उनका हिस्सा पहले से तय है तो बैंक पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 29 पर रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए लोक पहचान संख्या, ऑप्शन नंबर लोक पहचान संख्या और ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत विचार संख्या, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत पहचान संख्या। ये रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन का पूर्ण व्यक्तिगत पहचान संख्या? ये बिल्कुल सही जवाब है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 पर मिलता है अनस्टैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या सोल्यूशन पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 जब आप संबंधित ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 *99# डायल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जब आप संबंधित बैंक टोल फ्री नंबर पर डायल करके। ऑप्शन नंबर 4 फोन कॉल बैंकिंग का उपयोग करके एम पिन के माध्यम से *99# डायल करके भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन से लेन देन BCS के माध्यम से मैक्रो एटीएम द्वारा समर्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। ऑप्शन नंबर 2 जमा, फंड ट्रांसफर, लॉकर और बैलेंस पूछताछ। ऑप्शन नंबर 3 जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और ऋण जांच। ऑप्शन नंबर 4 डिपॉजिट लेडिंग, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 32 पर मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाता PMJDY के तहत खोला जाता है? ये पहले आ गया था ऊपर के सभी, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर, निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार संवाददाता शाखा के साथ कार्यशील पूंजी खाता रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, जमा और निकासी को ऑफलाइन भी किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रति लेन देन लागत ATM में होने वाले खर्च से कम। ऑप्शन नंबर 1, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर A, सेवानिवृत्त शिक्षक। ऑप्शन नंबर 2, सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर 3, भूतपूर्व सैनिक। ऑप्शन नंबर 4, बीमा एजेंट। ये इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता, ये बहुत बार IIBF में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 में मिलता है, जब आवास ऋण में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कम EMI और चुकौती के बाद के वर्षों में उच्च EMI प्रदान करते हैं तो इस अवसाधारण को इस रूप से माना जाता है, पुनर्भुगतान का चरण। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस हो गई इसलिए हो गया, ये कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, पुनर्भुगतान का चरण बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 में, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध के प्रकार के हो सकते हैं। डैश की बैंकर संबंध बैंक के लिए अपने, ये इससे पहले भी आया है शायद, ये डबल आ गए, पता नहीं क्यों। को ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही जवाब। आ जाते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 पर, निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है? बिजनेस का कॉरपोरेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का दायरा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण बैंकिंग लेन देन की बड़ी मात्रा की संभालना। और ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना। पहले इसे समझ लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है? बिजनेस कॉरपोरेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है, संबंध नहीं है। तो ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत के वृद्धि बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब 3 आता है। क्वेश्चन पर मिलता है, एक मानक संपत्ति के लिए परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं। ऑप्शन नंबर 2, एक संदिग्ध संपत्ति। ऑप्शन नंबर 3, एक हानि संपत्ति। एक इनमें से कोई भी नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 पर मिलता है, किसी बैंकिंग की एक डैश PC आधारित प्रणाली है जिसे कहा जा सकता है इंटरनेट मिनी शाखा, जिसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर मिलता है, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? वित्तीय लघु और मध्यम अवधि के लिए है। अवधि के लिए है, दिए गए वित्तीय कम राशि के है, यह आय वर्ग पर लक्षित है, क्रेडिट संपत्ति द्वारा सुरक्षित है। यहाँ पर मिलता है केवल 1 और 2 और 3, यहाँ पर 1 2 3 और केवल 3। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हमने डिटेल नहीं लिखी इसलिए कंफ्यूजन में है इसका कैसे हो जाए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन रहते हैं वो नहीं आए, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पता नहीं है इसका, क्योंकि इसका आंसर ही नहीं है। होल्ड पे रखो, मैं इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 पर, 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवृत्ति जमा में एक जमाकर्ता डैश बनाता है। 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा समय लेंगे तो आपको भी बोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42
2 में मिलता है निम्नलिखित में से कौन DBTL के तहत सब्सिडी का लाभ पाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए बैंक खाता, ऑप्शन नंबर 2 पैन कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर 4 टेलीफोन बिल। यह निम्नलिखित में DBT के तहत सब्सिडी का यह बैंक खाता ही मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता। ऑप्शन नंबर ए अंधा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 अघोषित दिवालिया, ऑप्शन नंबर 4 अनपढ़ व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई क्योंकि यहाँ पर ये सभी आने का अनपढ़ व्यक्ति आ गया, ऊपर के सभी आने का था। ये ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी, ये बिल्कुल सही जवाब है। सब व्यक्ति जमा खाता खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चालू खाता और बचत खाते को डैश भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए साउदी जमा, ऑप्शन नंबर 2 मार्ग जमा, ऑप्शन नंबर 3 टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी। मार्ग जमा भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 प्लॉटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्याज की दर बाजार की स्थितियों की निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 मूलधन के ऊपर और ब्याज मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 रिसीट ब्याज को दर के परिवर्तन को अवधि को निर्धारित करता है। पहले मैं समझ से हम इसको क्वेश्चन क्या है इसका। प्लॉटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर ये मिलता है कि सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है, सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में मिलता है आईटी अधिनियम 1962 के अनुसार प्रपत्र 5G 5H जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। TDS गैर कटौती अनुरोध के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 बैंक को अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक समझौतों के तहत पूंजी प्रस्ताव का मानदंडों का पालन करने के लिए कैपिटल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 रेप के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों का आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन। ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई प्रयास SLR बनाए रखने के लिए बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सरकार द्वारा फंड सपोर्ट जब किसी भी बैंक की स्थिति उथल पुथल में हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर सेकंड नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब होता है। माध्यम के स्थायी आधार पर बैंकों को आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन बिल्कुल सही जवाब है। अभी ऐसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि IIBF का अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हमने उसे ही ले लिया ना। जो उसकी जो बुक रहती है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रखा हुआ है उससे हम ले, क्योंकि ये हर बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक के वनीयत कार्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए पैसे उधार देने के लिए और इसे वसूल करने के लिए रिकवरी एजेंट को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जमा के रुपए में धन स्वीकार करना और वैध है। ऑप्शन नंबर 3 व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना। ऑप्शन नंबर 4 कर भुगतान स्वीकार करने और इसे सरकार को भेजने के लिए, ग्राहक की और धन भेजने और बैंक ड्रॉप जारी करने के लिए। पहले हम इसे समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक के वनीयत कार्यों का वर्णन करता है। यहाँ पर मतलब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना ये वर्णन करता है। ये बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 में मिलता है यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते से अलग है तो। ऑप्शन नंबर ए PMJDY के तहत खाता नहीं खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 ग्राहक
से वर्तमान पते की 100 घोषणा लेकर PMJDY के तहत खाता भी खोला जा सकता है। ये और ऑप्शन नंबर 3 आधार कार्ड में करे एड्रेस अपडेट करने के बाद ही अकाउंट खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 खाता उस परिवार के अन्य व्यक्ति के नाम से खोला जा सकता है जिसका आधार नए पते से है। नहीं, ये सब तो सही है, पर यहाँ पर जो यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते से अलग है तो ग्राहक से वर्तमान पते की 100 घोषणा लेकर PMJDY के तहत खाता अभी खोला जा सकता है, अभी के लिए ओपन हो सकता है 100 घोषणा पत्र लेकर। क्वेश्चन नंबर 50 पे मिलता है अवंचित बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा खाता 2 साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 चेकबुक शून्य स्लैब वाले खाते में जारी नहीं किया। और ऑप्शन नंबर 3 छोटे खातों में एक महीने 5,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति है। ऑप्शन नंबर 4 चेकबुक को बनाए हुए शेष के बावजूद जारी किया जा सकता है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। जब बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चेक बुक शून्य स्लैब्स वाले खातों में जारी नहीं किया गया, ये बिल्कुल सेकंड नंबर वाला सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 KYC पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत रिजर्व के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 में मिलता है PMJDY के तहत खोले गए बैंक खातों में बनाए जाने वाला न्यूनतम शेष क्या है। इसमें कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। ये भी इससे पहले भी आया था, शायद डबल आ रहे, पता नहीं क्यों 21,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 54 में मिलता है गैर बैंकिंग स्थानों द्वारा स्थापित ATM कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये ग्रीन लेवल ATM, ऑप्शन नंबर 2 वाइट लेवल ATM, ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक लेवल ATM, ऑप्शन नंबर 3 ब्राउन लेवल ATM। यहाँ पर ब्लू लेवल ATM ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 पे मिलता है लघु वित्तीय बैंक को SBI को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है 25 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर ये, इससे पहले भी आया था, पता नहीं 5-6 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। और चलो आगे तो बहुत अच्छी बात है, पहले केयर नहीं कर रहे होंगे वीडियो पे और क्वेश्चन के ऊपर, तो भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हुए तो कम से कम आपके सामने से 10 से 15 बार जब गुजरेगा तब वो आपके दिमाग में बैठेगा, तब आप एग्जाम में पास होंगे। लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कंप्यूटर के बारे में और फिर IIBF के और बैंकिंग के बारे में। ऐसा मत समझो कि डबल आ रहा है, आने दो भाई, मुझे भी पता नहीं कैसे आ गया, वो ऐसे ही एडिटिंग में आ जाता है, टाइप करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, बस उसे देखते जाओ और उस पर फोकस करो कैसे हमें परसेंटेज बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से क्या बैंकों का क्रेडिट उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सावधि जमा, ऑप्शन नंबर मांग पत्र, ऑप्शन नंबर किसान क्रेडिट कार्ड और ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति जमा। निम्नलिखित में से क्या बैंकों का किसान क्रेडिट कार्ड उत्पाद है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 पे मिलता है यस का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए उप सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 सेवा उप क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 उप सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 सेवा उप प्राधिकरण। यस का अर्थ है उप सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 में मिलता है आवृत्ति जमा को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मांग जमा, ऑप्शन नंबर 2 हाइब्रिड जमा, ऑप्शन नंबर 3 सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 4 टर्म डिपॉजिट। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आवृत्ति जमा को वर्गीकृत किया गया है टर्म डिपॉजिट के तहत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 पर मिलता है निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि 1 वर्ष के लिए जमाकर्ताओं को अधिकतम ब्याज करती है। ऑप्शन नंबर ये साधारण ब्याज दे मासिक के साथ सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 2 त्रैमासिक चक्रवर्ती ब्याज जमा,
ऑप्शन नंबर 3 साधारण ब्याज दर तिमाही के साथ सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 4 ऊपर दिए गए तीनों डिपॉजिट पर समान ब्याज मिलता है। इसे नहीं हो सकता है साहब, ये चक्रवृद्धि ब्याज जमा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। मैं इसलिए इतने जल्दी दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसे पहले ही माइंड में रखता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार तो भी मेरे सामने से गुजर गया अभी जब मैं इसे टाइप कर रहा था ना, इसे देखकर, तो यहाँ पर 5-6 बार तभी उसका आंसर और ये सब कुछ मुझे तभी याद हो गया, और इसकी पूरी डिटेल है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 पर एक भुगतान बैंक जमा स्वीकार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 केवल बचत बैंक खाते से जमा स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बचत बैंक खाते और चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 किसी भी जमा को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन प्रति ग्राहक एक। और ऑप्शन नंबर 4 रुपए से अधिक नहीं। एक भुगतान बैंक बचत बैंक खाते और चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर समझना है, एक बैंक बचत खाता और चालू खाते में ही भुगतान करना स्वीकार करेगा। ये 2 नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 में मिलता है मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए PMJDY में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार है। ग्राहक सामान्य फोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सके। ऑप्शन नंबर 1 मोबाइल बैंकिंग के अन्य साधनों की तुलना SMS आरंभ। ऑप्शन नंबर 2 मोबाइल अधिक सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 3 यह एक बैंकिंग के सभी मौजूद चैनलों को बदल देता है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते फिर उसका जवाब देते। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए PMJDY में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार है। ग्राहक सामान्य फोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के अन्य साधना की तुलना SMS के माध्यम से ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए SMS के माध्यम से कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राहक सामान्य फोन मतलब SMS में ही वर्क करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है और यह सब कुछ सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 में मिलता है BSBDA का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 बेसिक सिक्योरिटी बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 बचत बैंक जमा खाता। ऑप्शन नंबर 3 बैंक बचत मूल जमा खाता। ऑप्शन नंबर 4 बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अलर्ट। यहाँ पर क्या BSBDA का मतलब है BSBDA का मतलब है बचत बैंक जमा खाता, बचत बैंक जमा खाता, इसका मतलब है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे नोट करके रख लीजिए, ऐसे ही सवाल आपको IIBF के एग्जाम में मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में मिलता है PMSBY के तहत दुर्घटना की कवर आयु की प्राप्त करने वाले सदस्य पर समाप्ति होगी। ऑप्शन नंबर 1 60 साल। ऑप्शन नंबर 2 65 साल। ऑप्शन नंबर 3 70 साल। ऑप्शन नंबर 4 75 साल। यहाँ पर दुर्घटना की आयु प्राप्त करने वाली सदस्य पर समाप्त होगी 70 साल पर ये समाप्त होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 में मिलता है निम्नलिखित में से किस फॉर्म पर पंजीकरण किए बिना ग्राहक को तत्काल भुगतान सेवाएं IMPS उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनेट लेन देन। ऑप्शन नंबर 2 मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 ब्रांच बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 4 ATM। पहले समझ लेते हैं निम्नलिखित में से किस फॉर्म पर पंजीकरण किए बिना ग्राहक को तत्काल भुगतान सेवा IMPS उपलब्ध नहीं। मोबाइल बैंकिंग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 में मोबाइल वैलेट डैश। ऑप्शन नंबर 1 चार्ज कार्ड की लाइन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 डेबिट कार्ड की लाइन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 प्रीपेड उपकरणों में से एक है। ऑप्शन नंबर 4 ATM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल वैलेट ATM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66 में मिलता है
एटीएम का पासवर्ड डैश का अंदर रखना चाहिए। व्यक्तिगत डायरी, कार्यालय की डायरी, याद ऊपर के सभी। देखो एटीएम का पासवर्ड है, आप डायरी में लिखोगे कोई भी यूज कर लेगा, कार्यालय की डायरी में लिखेंगे पूरा ऑफिस यूज कर लेगा, और याद रखेंगे तो बस आप ही यूज कर सकेंगे और आपको ही पता रहेगा। और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 में मिलता है पीएमएसबीवाई की सदस्य के लिए पात्र व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1 कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 17 साल के वर्ष के बीच है। ऑप्शन नंबर 2 कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है। ऑप्शन नंबर 3 कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 से 60 वर्ष है। देखो इससे पहले जो सवाल था पीएमएसबीवाई के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जो सवाल था, इसकी उम्र रहती है 18 से लेकर 70 साल तक। शुरुआत 18 से होती है, समाप्त 70 पर होती है। इससे पहले समाप्त कब होगी ये पूछा गया था, हमने 70 कह दिया। अभी शुरू से लेकर आखिरी तक पूछा गया तो 18 से 70 आप कह देना। आप इसे याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 में मिलता है सरकार द्वारा शुरू किए गए एनपीएस लाइट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नौकरी पेशा वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस है ना, ये समाज के लिए, ये समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बिल्कुल सही जवाब है। एनपीएस निकाल लो भाई, बहुत बेनिफिट है उसका। क्वेश्चन नंबर 69 में मिलता है पीएमजेडीवाई खाते में ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है। ऑप्शन नंबर 1 व्यापार संवाददाता। ऑप्शन नंबर 2 शाखा प्रबंधक। ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रण कार्यालय। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। पीएमजेडीवाई खाते के ओवरड्राफ्ट, यहाँ तो बैंक मैनेजर चाहिए ना, शाखा प्रबंधक बोल तो बैंक मैनेजर, ये सेकंड वाला दे देता है। क्वेश्चन नंबर 70 में मिलता है प्रधानमंत्री जन धन खाते के लिए नारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिना पैसे के खाता खोलो, आओ बैंक से नाता जोड़ो। ऑप्शन नंबर 2 मेरा खाता भाग्य विधाता है। ऑप्शन नंबर 3 बैंक में सब मिल खाता खोले, अपनी बैंक से नाता जोड़े। ऑप्शन नंबर 4 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए नारा क्या है, तो यहाँ पर यही आएगा आपको, मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर 2 याद रख लीजिए। हर बार आईआईबीएफ के बारे में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन खाते का ये नारा है। क्वेश्चन नंबर 72 में मिलता है पीएमएसबीवाई के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर सीमा है। यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर है, तो यहाँ पर जो है ना 1 लाख का बीमा कवर हो जाता है, आरएस 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 73 में मिलता है खाता संचालन में ई और का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट और ऑफ साउथ। ऑप्शन नंबर 2 इटलेर ऑफ सर्वेयर। ऑप्शन नंबर 3 इजी और स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सेकंड नंबर वाला ये बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 में मिलता है स्मार्ट मनी का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 बैंक में एफडी। ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट का। ऑप्शन नंबर 4 बैंक डीडी। स्मार्ट मनी जो है ना क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, ये स्मार्ट है, स्मार्ट मनी ही कहते हैं, इसे याद रहे दो, क्रेडिट कार्ड है वो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 में मिलता है बैंक के डैश खिलाफ ऋण प्रदान नहीं कराते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर 2 लॉटरी टिकटिंग। ऑप्शन नंबर 3 LIC पॉलिसी NSC। बैंक के लॉटरी खिलाफ ऋण, ये लॉटरी का वो झंझे बैंक का इसमें नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही घुमा फिरा कर रहते, याद कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 76 में मिलता है देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर 3 19 जुलाई 1959, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। पहले कुछ सवाल को समझ लेते हैं। देश के केंद्रीय बैंकों के रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसका बिल्कुल सही जवाब है, अब याद कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 77 में मिलता है बैंक अधिकतम डैश की अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन नंबर है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। पहले समझ लेते हैं। बैंक अधिकतम डैश की अवधि के लिए यहाँ पर 10 साल आ जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। 10 साल के ऊपर अकाउंट ओपन हो जाता है, माइनर में चाहे। क्वेश्चन नंबर 78 में मिलता है बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 1 महीना, ऑप्शन नंबर 2 7 दिन, ऑप्शन नंबर 2 महीने। जमा की 7 दिन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79 में मिलता है निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है। बिल्कुल सही जवाब है। यही सवाल और यही जवाब IIBF में सेम मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 वीज़ा, ऑप्शन नंबर 2 रुपए कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 ये चुप लिखे वाला है मेस्ट्रो कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अपना घरेलू कार्ड है। रुपए कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड जिसे कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 रुपए का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 पर मिलता है PPF मीन्स। PPF का मीन क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 पेंशन प्लानिंग फंड, ऑप्शन नंबर 2 पेनॉन पेंशन फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर 3 पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर 2 परमानेंट प्रोटेक्शन फॉर्म। यहाँ पर PPF ये सब तो अननोन लग रहे हैं मुझे, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि याद तो मुझे यही है और ये सब मैं खुद ये टाइप किया, अब ये क्या क्या है पता नहीं, इसमें ऑप्शन में आ जाते हैं, पर इसका सही जवाब 3rd वाला है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81 में मिलता है जीवन बीमा का मतलब है। जीवन बीमा का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 मानव का बीमा, ऑप्शन नंबर 2 मानव और पशु का जीवन बीमा, ऑप्शन नंबर मशीनरी बीमा, ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के बीमा। जीवन बीमा मतलब मानव बीमा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका ही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में मिलता है बैंक सावधि जमा पर ब्याज की अधिकता है। ऑप्शन नंबर 1 त्रैमासिक, ऑप्शन अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर 3 सालाना, ऑप्शन नंबर 4 मासिक। यह ऑप्शन नंबर ये त्रैमासिक, ये बिल्कुल सही जवाब है। त्रिमासिक जिसे कहते हैं वो, ये मासिक मतलब महीना, सालाना 1 वर्ष, अर्धवार्षिक मतलब ये 6 महीना, मतलब आपको क्लियर बताना पड़ेगा ना। ये त्रिमासिक मतलब यहाँ पे 3 महीने को त्रिमासिक कहते हैं। ये 3 महीने, ये 6 महीने, ये 12 महीने और 1 महीने। तो यह सावधि जमा पर ब्याज 3 महीने पर भी मिलता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 83 में मिलता है चेक की वैधता है। चेक की वैधता है ना, चेक ले लिए, इसकी वैधता क्या है, तो 1 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 2 1 महीने, ऑप्शन नंबर 3 7 दिन है, ऑप्शन नंबर 4 3 महीने। यहाँ पर तो है ना चेक की वैधता 7 दिन की मानी जाती है। जो विड्रॉल की जो 7 डे का, इसका वैधता 7 डे है। क्वेश्चन नंबर 84 मिलता है ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कारोबार संपर्की BC केंद्रों पर मौजूद उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बायोमेट्रिक है, ऑप्शन नंबर POS मशीन है, ऑप्शन नंबर 3 ATM है, ऑप्शन नंबर पर किसियोक है। ये बैंक BC CSP जिसे कहते हैं ना, किसियोक, ये किशोक बोलते जिसे, वो यही है। पहले मैं इसे समझ लेता हूँ ये क्या कह रहा है। बहुत ग्राहक के लिए नकदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कारोबार BC केंद्रों पर मौजूद उपकरण, यहाँ पर POS मशीन आता है, POS मशीन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 पर मिलता है DBTL के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 बैंक खाता, ऑप्शन नंबर 2 पैन
पैन संख्या, ऑप्शन नंबर 3 राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर 4 टेलीफोन बिल। यहाँ पर ये सब कुछ करना है, बैंक के काम तो बैंक का खाता होना ना, पहले बैंक खाता होगा उसके बाद ही सब कुछ चलेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 में मिलता है, हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शहरी सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर 3 भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 4 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। यहाँ पर विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद है, निम्नलिखित कौन सा बैंक उनमें से नहीं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान पते के आधार कार्ड पर मुद्रित पते पे भिन्न होने पर डैश। ऑप्शन नंबर ये पीएमजेडीवाई में अधिक खाता नहीं खोला जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 पीएमजेडीवाई के अधीन वर्तमान पते पर 100 घोषणा पत्र आधार पर खाता खोला जाए। ये आ गया था पहले, ये सेकंड नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 100 घोषणा पत्र है तो यहाँ पर 100 प्रमाण पत्र आधार पर। यह ऑप्शन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे कुछ आते रहते हैं तो आप बस अपनी माइंड से चलाते रहना, क्योंकि कुछ उतना हार्ड नहीं। बैंकिंग के बारे में हम शुरू से जानते, जब आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तभी तो आप बैंकिंग का वीडियो देख रहे हो, और जब कंप्यूटर चला रहे हो तो बैंकिंग के बारे में भी आपको पता है, तभी आप IIBF का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चलते रहता है, इतना कुछ नहीं। और एक थोड़े बहुत पढ़ाई कर लिए तो कम से कम 80-90% तो मिल जाएंगे 100%। इसमें अगर ये जो मैंने 100 बनाया ना, अगर आप इसको ही रट लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप तो पास हो जाएंगे 70-80 पे। और थोड़ा और एक वीडियो आएगा उस पर और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 80-90 पर चले जाएंगे, वैसे 40-50 पर पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर मिलता है, बैंक एक ऐसे संस्था है जिसे डैश से को जमा राशि स्वीकार और धन उधार देना होता है। ऑप्शन नंबर ए समाज या जनता के सभी सदस्यों, ऑप्शन नंबर 2 समाज के माध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 समाज के समृद्ध वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 समाज के गरीब वर्ग। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे डैश के जमा राशियों स्वीकार, समाज या जनता के सभी सदस्य, मतलब सबको ही मिलना चाहिए ना, समाज और जनता के सभी सदस्यों। ये मध्यम वर्ग इनको मिला, गरीब को नहीं चलेगा, ये गरीब को मिला उनको नहीं मिला नहीं चलेगा, ये समाज या जनता के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए, इंसाफ होगा तभी तो। क्वेश्चन नंबर 89 पर मिलता है, बीमा की कीमत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये शुल्क, ऑप्शन नंबर 2 सेवा प्रभार, ऑप्शन नंबर 2 प्रीमियम, ऑप्शन नंबर 4 किस्त। बीमा की कीमत कहलाती है प्रीमियम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 पर मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संपत्तियों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण बैंकिंग लेन देनों के बाहरी परिणाम का संचालन, ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जन समुदाय की सेवा करने हेतु उच्च सुपुर्दगी लगते वहन करना, ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण क्षेत्रों के संयोजकता की समस्या से निपटना। यहाँ पर जो पूछा गया है वो सवाल का जवाब यहाँ पर ये होता है, क्योंकि ग्रामीण जन समुदाय की सेवा करने हेतु उच्च सुपुर्दगी लगते वहन करना, या ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 91 पर मिलता है, आपने किसी बैंक में 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये जमा किया है, ब्याज दर 10% प्रति वर्ष, ब्याज दर साधारण होने पर आपको कितनी राशि वापस मिलेगी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 11,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 13,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 14,000 रुपये। यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ऑप्शन उत्तर सब कुछ इधर ही है, इसको पढ़ लेंगे सब मिल जाएंगे। आपने किसी बैंक में 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये रखा, 1 साल के लिए 10,000 रुपये रखा, उसका ब्याज दर है 10%, मतलब 1 साल का 1,000 रुपये होगा,
तो वह हिसाब से यहाँ पर 11,000 रुपये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 में मिलता है, बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर, बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, फसल ऋण वित्तीय सेवा है। ऑप्शन नंबर 3, किसान कार्ड वित्तीय सेवा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। पहले इसे समझते हैं हम। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बिल्कुल, ये सब कुछ कथन सब कुछ सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में 2 वर्ष के एक सामान्य आवृत्ति जमा करता डैश। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। ऑप्शन नंबर 2, पूरी राशि शुरुआत में ही जमा कर देता है। ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि वार्षिक आधार पर जमा करता है। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 वर्ष के एक सामान्य आवृत्ति जमा करता 2 वर्ष तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है, महीने के हिसाब से 2 साल तक जमा करता है। ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 94 में मिलता है, पीएमजेडीवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, बैंक खाता शाखा परिसर से बाहर खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, बैंक खाता केवल निर्धारित दिनों में को खोला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है परिसर से बाहर खोला जा सकता है, ऐसा कुछ। बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जाए, मतलब कम रकम के साथ ही खोला जाएंगे, ऐसे थोड़ी रहेगा। बैंक खाता केवल निर्धारित दिनों में, ऐसे थोड़ी रहेगा कि आप सोमवार को अकाउंट ही मंगल को नहीं, आप पर डे, मतलब जब वर्किंग डे आप वो तभी ओपन कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95 में मिलता है, पीएमजेडीवाई के अधीन खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम कितना शेष रखा जाता चाहिए? इसमें ये पहले भी आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं। कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि मैं यहाँ पर 5, 10, 100 देखा तो मैं समझ गया ये सब पहले आ गया था, इसको कुछ नहीं है, इसमें कोई जमा रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 में मिलता है, बैंक ने 1 अप्रैल 2015 को 12,000 रुपये की रकम स्वीकृत की। वो 6माही आधार पर ब्याज निर्धारित करता है। वह वक्त खाते पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करता है। उधारकर्ता ने वक्त 6माही के दौरान किसी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाया। 30/9/2015 को उस खाते में प्रभावित की जाने वाली ब्याज की रकम है। कोई मुश्किल नहीं, ऐसा मत समझिए, आप समझिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मिलता है 1,440 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 720 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 840 रुपये। तो यहाँ पर हम समझना चाहिए, 12% की बात कर रहा है। 1/4/2015 को 12,000 रुपये की रकम स्वीकृत की, वो 6 महीने के बाद, और इसका जो भी आंसर आएगा 720 रुपये आएगा। इसके डिटेल है ना, क्यों आएगा ये मैं इसके बारे में वीडियो भी आने वाला है। ऐसा मत समझिए कि पहले चीज़ बहुत देर से वीडियो चल रहा है, ऐसा ना हो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखना ही छोड़ दोगे, इसलिए डिटेल आते रहेंगे। इसका 720 रुपये, ये पहले से मैंने इसे, मतलब ये पहले मैंने इसका आंसर दिया था, उस हिसाब से 720 से पूरी डिटेल कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 में पीएमजेडीवाई के अधीन मोबाइल बैंकिंग के उपयोग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ग्राहक सामान्य फोन के जरिए मोबाइल बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, मोबाइल बैंकिंग के अन्य विधाओं की अपेक्षा एसएमएस विद मोबाइल। ऑप्शन नंबर
बैंकिंग सुरक्षित है, ये बैंकिंग के सभी मौजूदा प्रस्तावित करती है। ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं है। ये सबसे पहले जो मैंने कहा ना, ग्राहक सामान्य फोन के जरिए मोबाइल बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98 में मिलता है POS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेमेंट ऑन सेल, ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर 3 पॉइंट ऑफ सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 4 परचेज एड सेल, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर आता है 2 नंबर वाला पॉइंट ऑफ सेल, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब लास्ट के 2 बच्चे वाले देखो, मैं तो वीडियो बनाते बनाते गया हूँ, बस आप मत थकिए, आप देखते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके सामने है। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरा थकने की कोई बात नहीं, मेरा काम ही है आपको समझाना और आप तक वीडियो पहुँचाना। आप देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लग रहे वीडियो इसके बारे में कमेंट कीजिए। लास्ट के सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है 99 वाला, बीमा कीमत कहलाती है प्रीमियम, ये तो पहले आ गया था फिर घुमा फिरा कर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, जो डबल क्वेश्चन आ गया उसको कभी जिंदगी में भूलने का नहीं, ऐसा आप याद करके रख लीजिए। बीमा की कीमत कहलाती है प्रीमियम। लास्ट वाला मिलता है 100 वाला, कभी भी कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी में संबंध है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी बैंकिंग नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 निजी बैंकिंग नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 3 प्रणाली बैंकिंग स्थान, ऑप्शन नंबर 4 कोर बैंकिंग समाधान। एनी टाइम एनीवेयर कोर बैंकिंग समाधान, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन IRBF के बारे में पूरे हो चुके हैं। आप इसे और एक बार वीडियो को देख लीजिए, स्किप ना करते हुए, आपको समझ आ जाएगा। पूरे वीडियो पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं, फ्यूचर में भी यही। इसमें से देखो, अब इसे बस रट लो, अब ज़्यादा नहीं, इसमें आप रट लेंगे और आप 100% पास हो जाएंगे, टेंशन नहीं। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रहता है भाई, अब ऐसा नहीं हमको ये पता ही नहीं बैंकिंग का और थोड़ा नया कुछ देख लेंगे तो वो लैंग्वेज और वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। धीरे धीरे जब IRBF कंप्लीट होगा, आप जब CSP के लिए कोशिश कर रहे हो, BC पॉइंट जिसे कहते हैं, जब आपको मिलेगा तो आपको भी समझ में IRBF बड़ा आसान था, हमें जो से मुश्किल समझ रहे थे, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हो इसकी ज़रूरत आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हमारे IRBF के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। आपको IRBF में कितने परसेंटेज चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए कमेंट कीजिए, हम PDF आपको WhatsApp के ज़रिए भेज देते हैं। और चैनल पर आए हो तो भाई सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास CSE के बारे में, IRBF के बारे में, NSEIT के बारे में और CCC के बारे में, TSE के बारे में और बैंक के BC और CSP के बारे में पूरे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू सो मच।